हमारी पृथ्वी पर समस्त तरह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य ही अन्य ग्रहों को भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन सूर्य के पास ऐसी ऊर्जा कहाँ से आती है? दरअसल सूर्य के केंद्र के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम के अंदर लगातार डिफ्यूजन होता रहता है। इसी प्रक्रिया के कारण उससे जो है ऊर्जा बाहर निकलती है। सूर्य के केंद्र से लेकर सूर्य के वायुमंडल तक अनेक परतें हैं। इन परतों का अध्ययन और सूर्य की अभियांत्रिकी का अध्ययन हम एस्ट्रोनॉमी में डिटेल से करेंगे। अभी केवल इतना ही समझ लेना आवश्यक है कि सूर्य की जो सतह हमें दिखाई देती है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, और उसके बाद सूर्य का वायुमंडल है। सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। फिर सूर्य से यह ऊर्जा धरती तक पहुंचती है। इसी ऊर्जा को, इसी विकिरण को इनसोलेशन कहा जाता है। इनसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या हिंदी में कहें सूर्य तप। इस इनसोलेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, यानी अनेक तरह की जो वेवलेंथ के अंदर, इसके अंदर कई तरह की किरणें होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सूर्य से निःसृत ऊर्जा फोटोन के अंदर होती है। इस एक फोटोन को हम ले लेते हैं और उसके सूर्य से सभी ऊर्जा शॉर्ट वेव के अंदर निकलती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। सूर्य के अंदर या जो सूर्य से ऊर्जा निकल रही है उसके अंदर जो किरणें होती हैं, उन किरणों को यदि एक बंडल बनाए हम तो उस पूरे बंडल को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है, हिंदी में सौर स्पेक्ट्रम। इसके अंदर एक्स और गामा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, विजिबल रेज भी होती हैं, यानी जो हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद इसको हमने आरोही क्रम में लिखा है, यानी सबसे छोटी लेंथ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह। और ये सभी जो किरणें हैं ये माइक्रोन के अंदर इनकी वेवलेंथ होती है। तो विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड, उसके बाद हीट रेज और रेडियो वेव्स। तो इतनी रेज इस सोलर स्पेक्ट्रम के अंदर होती हैं। इसके अंदर एक्स और गामा रेज की हम लेंथ की बात करें तो यह 0.0005 से 0.01 माइक्रोन तक होती हैं, यानी बेहद शॉर्ट वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट 0.01 से 0.04 तक होती हैं। उसके बाद जो विजिबल रेज आती हैं, यानी जो प्रकृति ने हमारी आँखों को जो वेवलेंथ या ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारे अंदर सेट की है जो कि विजुअल रेज को देख सकती है, वह होती हैं 0.04 माइक्रोन से लेकर 0.07 माइक्रोन। हम इतनी ही वेवलेंथ की जो रेज हैं इसको देख सकते हैं। इंफ्रारेड 0.07 से 3.0 तक हो जाता है। फिर हीट रेज 3 से लेकर 30,000 तक, यानी बहुत बड़ी इनकी लेंथ हो जाती है। और रेडियो रेज ये सबसे बड़ी होती हैं। तो इस सोलर स्पेक्ट्रम के अंदर ये इनकी रेंज होती है। एक्स और गामा रेज हमारे वायुमंडल के अंदर, जो ऊपरी परतों के अंदर जो आयन मंडल है, उनमें आयनीकरण प्रोसेस के द्वारा ये एक्स और गामा रेज वहीं ख़त्म हो जाती हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अल्ट्रावायलेट रेज समताप मंडल के अंदर ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती हैं, ये भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये सभी किरणें धरती तक आती हैं और ये तो धरती के पार भी चली जाती हैं, धरती के अंदर। इनमें विजिबल रेज 0.04 से 0.07 माइक्रोन है,
इसको हम विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये सूर्य के 7 रंग होते हैं, सूर्य के 7 घोड़े कहते हैं। इंद्रधनुष के अंदर हमें यही रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो सूटेबल है हमारी आँखों के लिए। इनमें भी ब्लू से लेकर रेड तक ये हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। वायलेट और इंडिगो ये बेहद शॉर्ट लेंथ की होती हैं, इसलिए ये हमारी आंखें नहीं देख पाती। अब ब्लू कलर, स्काई हमें ब्लू दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होते हैं, छोटे छोटे जलवाष्प, उनके ऊपर जब ये ब्लू लाइट आकर गिरती है तो उसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वहीं ग्रीन और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, 0.07 इसके अंदर। तो यहाँ जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो इसका ज़्यादा प्रयोग करता है क्योंकि हमारी आंखें दूर से इसको देख लेती हैं। इन्हीं कारणों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है क्योंकि बाकी किरणें आने से पहले ही फेंट हो जाती हैं, केवल रेड कलर ही पहुंचता है लंबी दूरी तय करने के बाद। यहाँ लंबी दूरी का मतलब है कि सूर्य की किरणें धरती के साथ क्षैतिज पर हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग होता है। इंफ्रारेड हमारी आंखों की रेंज से बाहर हैं, हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन साइंटिस्ट ने इनको इजाद कर लिया है और अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि सैटेलाइट्स के अंदर इनको जब धरती के ऊपर छोड़ा जाता है तो धरती के गहन वातावरण के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं वायुमंडल के अंदर, और वायुमंडल की विभिन्न मौसमी घटनाएं हैं उनमें ये फ़ायदा पहुंचाती हैं। कहाँ कितना वायुदाब है, कितनी नमी है, इन सब का यह पता लगा सकती हैं, और धरती के अंदर जाकर भी ये कहाँ पर कितने खनिज हैं इनका पता लगाने में सक्षम है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है साइंटिफिक लिहाज से। वहीं हीट रेज और रेडियो रेज, इनकी वेवलेंथ अत्यधिक है जो कि हम नहीं देख पाते, केवल साइंटिस्ट ही इनको अपने काम में ले सकते हैं। तो ये सोलर स्पेक्ट्रम है जिसमें कि साइंस ज़्यादा है, भूगोल कम। तो उसके बाद एक शब्द और है, सौर स्थिरांक। अब यह जो बंडल धरती की तरफ आ रहा है, तो धरती के जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है, लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर जो वायुमंडल की औसत ऊंचाई है, उसके अंदर प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो जगह है, इन जगहों पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर कितना जो सोलर एनर्जी आ रही है उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट। और औसत यह लगभग 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट इसको मापा जाता है, यानी प्रत्येक मिनट के अंदर 2 कैलोरी हमें मिल रही है 1 वर्ग सेंटीमीटर हमारे वायुमंडल के ऊपरी छोर पर। अब क्या यह सारा साल इतनी ही मिलेगी या कम ज़्यादा होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगातार परिवर्तित होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। जुलाई के अंदर धरती सूर्य के काफ़ी नज़दीक चली जाती है और जनवरी में सबसे दूर होती है। इन स्थितियों को उपभू और उपसौर, ये हम बाद में डिटेल में भी सीखेंगे, कहा जाता है। तो यह जुलाई के अंदर जब धरती सबसे दूर होती है तब यह 2 से कम हो जाती है, 1.89 के लगभग, और वहीं जनवरी के अंदर यह 2 से थोड़ी ऊपर हो जाती है, लेकिन औसत 2 कैलोरी कहते हैं। उसके बाद सोलर स्पेक्ट्रम सीखने के बाद अब इंसोलेशन या सूर्य तप जो धरती की ओर आ रहा है, तो धरती का वायुमंडल किस तरह इससे बिहेव करेगा, इसको हम देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल की औसत ऊंचाई 1000 किलोमीटर है, तो आपको आकाश, वायुमंडल और अंतरिक्ष, इनके अंदर अंतर स्पष्ट होने चाहिए। आकाश जहाँ तक हमारे वायुमंडल और धूलकण ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहीं तक होता है। बच्चे वहाँ पर पतंग उड़ाते हैं आकाश के अंदर,
और वायुमंडल गहन होता है, इसलिए वो पतंग उड़ा पाते हैं। जितना वो नीचे खींचते हैं वायु का दाब उसे, उतना ही ऊपर फेंक देता है। वहीं वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक है और उसके बाद लगभग 30,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष शुरू होता है। 1000 के बाद वायुमंडल विरल होना शुरू हो जाता है, काफ़ी विरल हो जाता है। तो सूर्य से आने वाली किरणें या सूर्य तप शॉर्ट वेव के अंदर वायुमंडल से आकर टकराता है। तो वायुमंडल के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों पर 6 से 12 किलोमीटर तक अनेक बादल मिलते हैं। तो उन बादलों के ऊपर जब यह सूर्य तप टकराता है तो परावर्तित हो जाता है, क्योंकि बादलों के अंदर छोटे छोटे हिम क्रिस्टल्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स, जो कि अपने एल्बिडो से इसको वापस स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो परावर्तन प्रक्रिया होती है। यही परावर्तन प्रक्रिया कहीं कहीं पर जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ है, तो बर्फ़ से टकराकर भी यह परावर्तित हो जाता है। तो एक तो मुख्य क्रिया यह होती है। उसके बाद कहीं कहीं जो छोटे जलवाष्प हैं जो वायुमंडल के अंदर बिखरे होते हैं, यदि जलवाष्प बहुत ऊंचे चले जाएं फिर तो वे बादल बन जाएंगे ठंडे होकर, लेकिन निचले वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प पाए जाते हैं ये इस शॉर्टवेव इंसुलेशन को अवशोषित कर लेते हैं और पृथ्वी की ऊष्मा बनाए रखते हैं कुछ मात्रा में। तो अवशोषण प्रक्रिया यहाँ होती है और जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं उनसे जब इंसुलेशन टकराता है तब प्रकीर्णन प्रक्रिया होती है, स्कैटरिंग कहा जाता है जिसे, यानी प्रकाश बिखर जाता है। और नीचे आने पर जो धूल के कण हैं वे बड़े हो जाएंगे। धरती गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती के पास रहते हैं, हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे। तो इनके साथ जब शॉर्ट वेव इंसुलेशन टकराता है तब यह विसरित हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। तो इस डिफ्यूजन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तो दिन के समय जो हमारे घरों के अंदर रोशनी होती है सूर्य की, क्योंकि सूर्य सीधा तो घरों में आ नहीं सकता, और जब हम लाइट बंद कर देते हैं कमरे की और दरवाज़ा खोलते हैं तो उस दरवाजे में से जो धूल के बड़े बड़े कण हैं ये प्रकाश को विसरित करके हमारे घर के अंदर तक पहुंचा देते हैं। तो ये चारों प्रक्रियाएं वायुमंडल के अंदर होती हैं। फिर धरती के ऊपर यह प्रकाश जो यह सूर्य तप है यह पहुंचता है। फिर धरती के ऊपर भी बड़े बड़े महासागर हैं, वे बहुत धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं, तो सूर्य तप काफ़ी अंदर तक चला जाता है। मरुस्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, पहाड़ों का गर्म होने की प्रोसेस अलग होती है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और अंतिम परिणाम क्या होता है कि हमारी धरती है वो एक विकिरण पिंड बन जाती है, क्योंकि प्रकाश सूर्य तप को उसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। तो गर्म होते ही धरती भी जो तप है वो छोड़ेगी, लेकिन धरती जो ताप छोड़ेगी वह लॉन्ग वेव के अंदर होगा, शॉर्ट वेव के अंदर नहीं होगा। इसको हम पहले प्लैंक के नियम में भी पढ़ चुके हैं। तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर होता है। इसको जब जो वायुमंडल के धूलकण हैं, जलवाष्प हैं, वो जब इस ताप को ग्रहण करेंगे तब हमारी धरती, हमारा वायुमंडल क्या है, गर्म होगा। तब जो स्थिति पैदा होती उसे ही तापमान कहा जाता है। यानी तापमान सीधे इंसुलेशन से नहीं बनता, तापमान धरती जब गर्मी छोड़ती है उसका माप तापमान होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सूर्य तप और तापमान के अंदर क्या अंतर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंसुलेशन तो शॉर्ट वेव के अंदर होता है और केवल धरती तक आता है, और तापमान है वो धरती से निकली हुई गर्मी का माप है। तापमान को फिर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर उठेंगे तो तापमान तो घटेगा, क्योंकि
धरती से दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ऊंचाइयों पर सामान्य ह्रास दर काम करती है। तो तापमान तो ऊपर उठने पर घटता है, लेकिन इंसोलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तापमान और सूर्य तप में अंतर, ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सब इंसोलेशन आप समझ गए होंगे। इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आगामी सौर विकिरण, सूर्य से आने वाला विकिरण। फिर हमने सोलर स्पेक्ट्रम देखा था कि विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ की रेज होती हैं और उनका अलग अलग काम होता है। उसके बाद सौर स्थिरांक और वायुमंडल की कुछ प्रक्रियाएं और तापमान और सूर्य तप में अंतर। इंसोलेशन की ही अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।